गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज पिंकी बैनर्जी। आप लोग अपना क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। नेटवर्क एंड लाइंस के क्लासेस जो है मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है, तो आप लोग क्लासेस को कर रहे होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। फिल्टर का क्लास मैंने शुरू किया था लास्ट वीक में, लेकिन उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण। सो आज मैं नेटवर्क के पार्ट 3 को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं फिर आगे। मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को टी नेटवर्क के बारे में पढ़ाया था, उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को निकाला था, प्रोपागेशन कांस्टेंट निकाला था। तो आज हम लोग पाई नेटवर्क को लेके चेक करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस पाई नेटवर्क का क्या होगा और प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होगा, और प्रोपागेशन कांस्टेंट पर किस तरह से फिल्टर के पास बैंड और स्टॉप बैंड डिपेंड करेंगे, जो हमारा बेसिक है फिल्टर का। उसके बाद हम लोग फिल्टर के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पर वर्क करेंगे। चलो शुरू करते हैं। पाई नेटवर्क, तो ये हमारा जाना पहचाना हमारा स्ट्रक्चर है पाई नेटवर्क का। Z1 इज द सीरीज इम्पीडेंस एंड 2Z2 and 2Z2 are the two shunt impedance. I1 is the input current and I2 is the output current. हमें पहले से पता है कि I2 आउटवर्ड क्यों है, क्योंकि यह जो है वो क्या है, सेंडिंग, ये रिसीविंग एंड का करंट है। अगर ये टू पोर्ट नेटवर्क को हम डिजाइन करते तो दिस I2 विल बी इनवर्ड, बट दिस इज नॉट अ टू पोर्ट नेटवर्क। इट इज अ नेटवर्क which is used for a sending end and a receiving end. तो यहाँ एक सेंडिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है, और रिसीविंग एंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले ही जो है वो जब नेटवर्क पढ़े थे तो हमने देखा था कि टी और पाई नेटवर्क जब हम लोग पढ़े थे तो हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से जब हम लोग टर्मिनेट करते हैं किसी नेटवर्क को, तो फिर क्या होता है कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ही होता है। और ये कब होता है, जब नेटवर्क सिमेट्रिकल होता है। तो जब नेटवर्क सिमेट्रिकल होता है, वेदर इट इज अ टी नेटवर्क और अ पाई नेटवर्क, दोनों नेटवर्क के लिए ही जो इमेज इम्पीडेंस इक्वल टू इटरेटिव इम्पीडेंस इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी। तो यहाँ Z0 से हमने क्या किया है कि टर्मिनेट किया है, तो यहाँ से जो इनपुट जो होगा वो क्या होगा, Z0 होगा। Z0 इज द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ओके, तो यहाँ से अगर इनपुट पोर्ट से, दैट इज सेंडिंग एंड से, अगर हम यहाँ से अगर इनपुट इम्पीडेंस देखना चाहें जो कि Zin है, तो क्या होगा, दिस Z2 एंड Z0 आर पैरेलल, दोनों पैरेलल है। इस दोनों पैरेलल के साथ में Z1 जो है वो सीरीज में है, और ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ में Z2 जो है वो पैरेलल है। वही यहाँ पर लिखा गया है Zin equal to 2Z2. This is the 2Z2 which is parallel to a combination of series and parallel Z1 plus 2Z2 parallel with Z0. तो यहाँ ये इसी को लिखा गया है, ठीक है। तो Zin equal to 2Z2 into Z1 plus 2Z2 Z0 by 2Z2 plus Z0 by total Z1 plus 2Z2 Z0 by 2Z2 Z0 plus 2Z2. ओके, सो ये आप लोग जैसे ही आप लोग खुद ही इसको आप लिखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये करेक्ट है। ओके, तो अब ये Zin जो है वो ये इनपुट इम्पीडेंस है, और ये इनपुट इम्पीडेंस जो है क्योंकि Z0 कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से हमने टर्मिनेट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दिस Zin विल बी इक्वल टू Z0। तो डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ये क्या बताता है हमें, हमने क्या किया, Z0 को Zin कर दिया। तो Z0 को Zin कर दिया, तो यहाँ पर हमें Zin के बदले Z0 जो है हम लोग यहाँ लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर हमारे जो न्यूमेटर है इसमें हम एलसीएम लेंगे, नीचे जो न्यूमेटर है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये हमें स्टेटमेंट मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा अल्टीमेटली जो है ये प्रोसेस जो आपको खुद करना है, या आप लोगों को करना है, ये आपको होमवर्क रहा कि आप लोग करोगे तो आप लोग का यही आंसर आएगा। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z0 स्क्वायर इक्वल टू 4Z1 Z2 स्क्वायर बाई Z1 प्लस 4Z2। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z0 स्क्वायर है तो देयरफॉर ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने क्या किया है कि 4Z2 को क्या किया, नीचे से कॉमन ले लिए। तो 4Z2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 प्लस Z1 बाई 4Z2 नीचे हो गया,
और यहाँ से 4Z2 है तो यहाँ पर 4Z2 काटे हैं, तो ऑब्वियसली ये रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा Z0 इक्वल टू रूट ओवर Z1 Z2 बाई 1 प्लस Z1 बाई 4Z2. दिस इज एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ अ पाई नेटवर्क. Z0 इक्वल टू रूट ओवर Z1 Z2 बाई 1 प्लस Z1 बाई 4Z2. ये Z1 बाई 4Z2 के रूप में हमने क्यों इसको रीअरेंज किया है ये आपको आगे पता चलेगा. तो हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई नेटवर्क क्या लिख दिए हम लोग कि Z1 Z2 बाई, अभी इसको ऑब्वियसली अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ये ऊपर भी रूट दे दो नीचे भी रूट दे दो, तो रूट ओवर Z1 Z2 जैसे अरेंज करो रूट ओवर Z1 Z2 बाई, फिर इसको हम लोग उसको एलसीएम इसको जो है लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर बाई 4. और हम लोग हमें पता है कि ये तुम्हारा पाई नेटवर्क का जो है वो सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकल गया जिसको हमने जेडो पाई लिखा है. और पहले हमने पिछले वीडियो में मैंने जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का, उसका क्या निकला था Z0 इक्वल रूट ओवर Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2. तो ये जो टर्म, क्योंकि ये ZOT का ये टर्म था इसलिए मैंने इसको अरेंज किया था उस तरह से, तो ये क्या आ गया. फिर हमने अब हम लोग तब क्या लिखते हैं Z0 इक्वल टू Z1 Z2 बाई ZOT. तो जेडो पाई और जेडो का ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया. दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी नेटवर्क एंड अ सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क. ZO पाई इक्वल टू Z1 Z2 बाई ZOT और ZO पाई इंटू ZOT इक्वल टू Z1 Z2. ठीक है. अब इस जेडो पाई को हम लोग जो है ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हमने पहले जो है यही काम जो है हमने ओटी नेटवर्क में किया था. तो जब हम लोग ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा सर्किट है यहाँ ओपन सर्किट इम्पीडेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली आउटपुट को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ये Z0 ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग जो है इम्पीडेंस देखेंगे तो क्या होगा Z1 प्लस 2Z2, ये दोनों सीरीज में होंगे, साथ में 2Z2 पैरेलल होगा. तो भाई यहाँ किए हैं Z1 प्लस 2Z2 जो है उस साथ में जो है पैरेलल है 2Z2. ठीक है. और जब हम लोग शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालेंगे, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालना मतलब हो रहा है आउटपुट को शॉर्ट कर देना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो 2Z2 शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल इसके है. तो ऑब्वियसली Z0 अगर शॉर्ट होता है, दैट इज आउटपुट अगर हम शॉर्ट करते हैं तो 2Z2 भी शॉर्ट हो जाता है. इसका मतलब हमारा जो है दो इम्पीडेंस जो बच रहा है वो Z1 एंड यहाँ पर Z1 पैरेलल विद 2Z2 बच रहा है. तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, Z1 पैरेलल टू 2Z2. तो वही यहाँ पर लिखा गया है ZSC इक्वल टू Z1 पैरेलल टू 2Z2. ओके. तो ये हमारा ZOC एंड ZSC हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा. क्या आ गया, Z1 Z2 बाई 1 प्लस Z1 बाई 4Z2. ओके. तो ये किसका एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन किसका है, जेडो पाई का स्क्वायर का है. तो ऑब्वियसली जेडो पाई इक्वल टू रूट ओवर ZOC इंटू ZSC. तो ये याद रखना हम लोग का है कि पहले भी हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस लेते हैं, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारा क्या हो रहा था, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मिलता है. तो वेदर इट इज टी नेटवर्क वेदर इट इज पाई नेटवर्क, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है. ओके. अब हम लोग निकाल रहे हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट. तो प्रोपागेशन कांस्टेंट जैसे टी नेटवर्क का प्रोपागेशन कांस्टेंट था एग्जैक्टली वैसे ही प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ पाई नेटवर्क भी सेम निकलेगा. वो होगा cos h गामा इक्वल टू 1 प्लस Z1 बाई 2Z2. आज हमारा प्रोपागेशन कांस्टेंट निकालना पाई नेटवर्क का जो है वो पर्पस नहीं है. पर्पस ये है कि कैसे प्रोपागेशन कांस्टेंट में जानते हैं गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है, तो कैसे जो है ये हम लोग जो इस प्रोपागेशन कांस्टेंट को की हेल्प से पास बैंड एंड स्टॉप बैंड को जो है वो डिफाइन करेंगे, ये हमारा पर्पस है. तो प्रोपागेशन कांस्टेंट ऑफ पाई नेटवर्क जो होता है वो सेम होता है टी सिमेट्रिकल टी नेटवर्क जैसा. क्या होता है वो cos h गामा इक्वल टू 1 प्लस Z1 बाई 2Z2. ओके. अच्छा. तो हम लोग क्या अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे हम लोग पास बैंड एंड स्टॉप बैंड को क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा स्टॉप बैंड होगा कौन सा पास बैंड, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिखाया था कि लो पास फिल्टर में जो क्या कर रहा है वो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर दे रहा है. इसका मतलब उसमें एक पास बैंड एंड स्टॉप बैंड है. सिमिलरली हाई पास फिल्टर क्या कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है एंड लो फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर रहा है. बैंड पास फिल्टर क्या कर रहा है, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और अदर फ्रीक्वेंसीज को स्टॉप कर रहा है. एंड बैंड स्टॉप फिल्टर एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर रहा है और अदर फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है. तो ये जो पास बैंड एंड स्टॉप बैंड है, कैसे जो है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे वो अब हम लोग देखेंगे. ओके. सो इट इज पॉसिबल टू वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिल्टर
from propagation constant of the network. Okay, the propagation constant gamma being a function of frequency, gamma is a function of frequency. Okay, the pass band, stop band and cutoff point, that is the point of separation between the two bands, can be identified. तो पास बैंड एंड स्टॉप बैंड का जो कट ऑफ पॉइंट है, वह जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है उसी को हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ पॉइंट कहते हैं. For symmetrical or pi section, the expression for propagation constant gamma in terms of hyperbolic function, जो हम लोग जो है इक्वेशन 5 एंड 7 से देखे थे, हमें क्या मिला था, sin h gamma by 2 इक्वल रूट ओवर z1 by 4 z2. याद रखना है, sin h gamma by 2 इक्वल रूट ओवर z1 by 4 z2. तो अब ये देखना है कि z1 एंड z2 ये हमारा जो है वो हमने ये इसी z1 एंड z2 जो है हमारा जो सीरीज एंड शंट इम्पीडेंस जो है इसी से बना हुआ है. तो अभी इन दोनों के नेचर को चेक करते हैं कि ये z1 z2 कैसा है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है या रियल है, इसी पर डिपेंड करेगा कि पास बैंड या स्टॉप बैंड है. तो अगर जो है z1 एंड z2 बोथ आर प्योर इमेजिनरी वैल्यू, अगर दोनों प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता है तो द रेशियो z1 by 4 z2 विल बी प्योर रियल नंबर. ऑब्वियसली अगर जो है दोनों ही जो इमेजिनरी हो जाता है तो इमेजिनरी बाय इमेजिनरी जो है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो है वो, जैसे मान लो ये j का फंक्शन है, ये भी j का फंक्शन है, तो j कट जाएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये एक रियल नंबर हो जाएगा. तो ये प्योर रियल नंबर है. So we know that the propagation constant is a complex function gamma equal to alpha plus j beta. The real part of the complex propagation constant alpha ये क्या है, is the measure of the change in the magnitude of current or voltage in the network, known as the attenuation constant. तो अल्फा को क्या कहते हैं, हम लोग पहले ही पढ़े हैं, एटेन्यूएशन क्या कहते हैं, अल्फा को एटेन्यूएशन कांस्टेंट कहते हैं. और ये क्या करता है, ये मेजर करता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज इन द नेटवर्क. कितना चेंज हुआ, जो हम लोग इनपुट भेजे और आउटपुट में कितना चेंज मिला, तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट और वोल्टेज इन द नेटवर्क. ओके, एंड बीटा क्या करता है, बीटा इज द मेजर ऑफ डिफरेंस इन फेज बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट करंट एंड वोल्टेज, नोन एज फेज शिफ्ट कांस्टेंट. ओके, therefore alpha and beta take on different values depending upon the range of z1 by 4 z2. तो ये obviously sin h gamma by 2 का जब वैल्यू जो रूट ओवर z1 by 4 z2 है, तो ये और जो गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा है, तो फिर क्या होगा, z1 by 4 z2 के डिफरेंट वैल्यू के लिए अल्फा एंड बीटा का जो है वो नेचर क्या होगा, चेंज होगा. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 7 हमें मिला था, क्या मिला था, sin h gamma by 2 इक्वल टू, हमें क्या हो रहा है, साइन एच गामा बाई 2, वो गामा को हमने क्या किया, अल्फा प्लस जे बीटा बिठा दिया. तो साइन एच अल्फा गामा क्या बिठाया, अल्फा प्लस जे बीटा बाई 2 है, तो हम लिख रहे हैं इसको साइन एच अल्फा बाई 2 प्लस जे बीटा बाई 2 किए थे, तो दोनों को जो है वो क्या किए, उसको बटे कर लिए हैं. तो साइन एच अल्फा बाई 2 प्लस जे बीटा बाई 2 इक्वल टू, अब इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला में जो है हम इसको जो है वो क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं. तो साइन ए प्लस बी मतलब हो रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है. तो यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन है, दिस इज अ हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इसको हमको अच्छे से देखना पड़ेगा क्या है. अगर ये सिंपल साइन ए प्लस बी होता तो साइन ए कॉस बी करते प्लस कॉस ए साइन बी कर देते, लेकिन क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो है इसको देखो, अगर हाइपरबोलिक फंक्शन होता है और किसका जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे एक्स प्लस आई वाई, अगर साइन एच एक्स प्लस आई वाई को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन एच एक्स कॉस एच आई वाई प्लस कॉस ए माने कॉस एच एक्स साइन एच आई वाई. अब जो है ये कॉस एच आई वाई को हम लोग कॉस वाई लिखते हैं एंड साइन एच आई वाई को आई साइन वाई लिखते हैं. इसका मतलब हो रहा है कि ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड द नॉर्मल कॉस फंक्शन. ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द हाइपरबोलिक फंक्शन एंड द नॉर्मल जो है ट्रिगोमेट्रिकल साइन और कॉस. तो ये कॉस एच आई वाई ये हाइपरबोलिक कॉस फंक्शन है, इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं कॉस वाई. ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप है. और साइन एच आई वाई को हम लिख सकते हैं आई साइन वाई. तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को यहाँ अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एच एक्स, ये तो हाइपरबोलिक फंक्शन है ऐसे ही रह जाए क्योंकि ये एक रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, बस कॉम्प्लेक्स का जो है वो वैल्यू चेंज हो रहा है. तो कॉस एच यहाँ पर कॉस एच आई वाई के बदले क्या लिखेंगे, कॉस वाई, तो साइन एच कॉस वाई प्लस, अब यहाँ पर कॉस एच एक्स तो ये रियल फंक्शन है तो रियल वैल्यू ही रहेगा,
तो cos hx ही रह गया, और sin h i y को हम क्या लिखेंगे, i sin y, तो i sin y लिख दिया। तो ये हमारा जो है अल्टीमेटली जो है ये हमारा रिजल्ट आया। इसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं sin h अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 प्लस j cos h अल्फा बाई 2 sin बीटा बाई 2, इसी के हेल्प से लिखे हैं। ओके, तो इसीलिए जो है दोनों हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं, एक हाइब्रिड फंक्शन है, एक जो है नॉर्मल फंक्शन है, अदरवाइज पूरा ही हाइपरबोलिक फंक्शन होता। अब ये होता कैसे है, इसका प्रूफ जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। cos h i z इक्वल टू cos z, मतलब cos h i y इक्वल टू cos y लिखो, या cos h i z इक्वल टू cos z, बात बराबर है। मतलब दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड द नॉर्मल cos फंक्शन। कैसे हो रहा है, तो हम लोग cos hx इक्वल टू जानते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में कैसे लिखते हैं, e टू द पावर z, मतलब ये हमारा जो है वो थीटा काम कर रहा है, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z बाई 2। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, z इज रिप्लेस्ड बाय, पूरे में z इज रिप्लेस्ड बाय i z, तो cos h i z इक्वल टू e टू द पावर i z प्लस e टू द पावर माइनस i z बाई 2। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यही तो cos z का फॉर्मूला है, दैट इज e टू द पावर e थीटा प्लस e टू द माइनस थीटा बाई 2 मतलब cos थीटा। इसका मतलब हो गया e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z बाई 2 इक्वल टू cos z। तो ये प्रूफ हो गया कि साइन, इसका मतलब है cos h i x i z इक्वल टू cos z। मतलब अगर हाइपरबोलिक फंक्शन अगर इमेजिनरी फंक्शन का अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो नॉर्मल फंक्शन में जो है वो क्या होगा, वो रियल वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब है cos z हो जा रहा है, वो इमेजिनरी फंक्शन नहीं रह रहा है। और जब हम लोग साइन को ले रहे हैं, तो साइन में वैसे साइन में किए हैं, साइन z इक्वल टू e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z बाई 2। तो आप क्या कर रहे हैं, z के बदले i z पुट कर दिए, तो साइन h i z इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन h i z इक्वल टू e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z बाई 2 होगा। अब हम लोग जानते हैं e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर i z बाई 2i इक्वल टू साइन z होगा, इसीलिए हमने i से डिवाइड और i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, i साइन z। इसका मतलब है कि हाइपरबोलिक फंक्शन अगर एक इमेजिनरी नंबर का होता है, तो वो एक रियल फंक्शन हो जा रहा है साइन का, विथ अ i साइन i मल्टीप्लाइड विथ i। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, और ये हमारा जो है वो डेरिवेशन हो गया। तो इसी के हेल्प से, जैसे कि आप लोग को ये समझ में आया कि हाँ क्यों जो है ये साइन एच गामा बाई 2 इक्वल टू साइन एच अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 प्लस जे कॉस एच अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 हुआ है। इसके लिए मैंने ये जो है यहाँ पर एक नोट लगा दिया। ओके, सो ये हमारा हो गया साइन एच गामा बाई 2 इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू रूट ओवर z1 बाई 4 z2, ये रहा रूट ओवर z1 बाई 4 z2। अब जो है देखना है केस वन। केस ए में हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि z1 एंड z2 जो है वो सेम रिएक्टेंस का है। अगर सेम रिएक्टेंस है तो ऑब्वियसली जो है, मान लो कि सेम रिएक्टेंस है, हम लोग बोल रहे हैं, तो रिएक्टेंस तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब है कि देयर विल बी इमेजिनरी फंक्शन, देयरफॉर z1 बाई 4 z2 विल बी रियल। ठीक है, सेम दोनों मान लो पॉजिटिव है, दोनों मान लो नेगेटिव है, तो क्या हो गया कि ये रियल वैल्यू हो गया, इज रियल, एंड रियल हो गया। मान लो कि रियल वैल्यू जो है वो अल्फा इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ z1 बाई 4 z2 क्या है, वो रियल है। तो अगर रियल है तो इसको हम लोग साइन एच अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 प्लस जे कॉस एच अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू दिस इज एक्चुअली रियल, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो cos h alpha by 2 sin beta by 2 will be equal to 0 and sin alpha by 2 cos beta by 2 will be equal to x। यहाँ alpha equal to x लिखे हैं। ओके, तो ये हो गया। अब जो है देखना है कि अल्फा और बीटा के किस वैल्यू के लिए जो है दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। तो अगर अल्फा और बीटा दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, तो इक्वेशन नंबर 12 दिस इज ये वाला जो है साइन बीटा बाई 2, अगर हम कहते हैं कि जो है वो क्या है, साइन 0 इक्वल टू 0 होता है एंड कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर जो है बीटा का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन यही बीटा का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो 0 नहीं होगा, तो दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू 0 और एन पाई फॉर एन इक्वल टू 0 1 2 एंड कॉस बीटा बाई 2 इक्वल टू 1। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हम लोग का ये 1 हो गया, तो साइन एच अल्फा बाई 2 इक्वल टू एक्स एंड दिस एक्स इज इक्वल टू
रूट ओवर Z1/4Z2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 2 जो है इधर से ये 2 जो है वो बटे है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 साइन H इनवर्स रूट ओवर Z1/2Z2। तो ये अल्फा बताता है कि अल्फा इज एटेन्यूएशन, तो ये एटेन्यूएशन जो है वो जीरो नहीं है। और कब जीरो नहीं है? जब Z1/4Z2 इज ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी जो है ये जीरो नहीं है। तो एटेन्यूएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कब एटेन्यूएशन एग्जिस्ट कर रहा है? जब Z1/4Z2 जो है क्या है? वो रियल है। तो जब Z1 मॉड ऑफ Z1/4Z2 रियल है तब जो है एटेन्यूएशन एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट केस बी। केस बी में हम देख सकते हैं कि अगर Z1 एंड Z2 को मान लेते हैं कि ऑपोजिट टू ईच अदर है, ये दोनों ऑपोजिट है। ओके, तो अगर दोनों ऑपोजिट है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ऑब्वियसली, तो Z1/4Z2 विल बी नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो रूट ओवर है, उसका मतलब इमेजिनरी हो गया। तो मान लेते हैं कि इसको j इंटू एक्स कर दिया, इमेजिनरी नंबर है इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? j इंटू एक्स। अगर ऐसा है तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो उसी इक्वेशन का रियल पार्ट जो हमारा ये इक्वेशन था पहला वाला, ये वाला दिस इक्वेशन, इसका अब क्या हो रहा है? पहले क्या था? इमेजिनरी पार्ट जीरो हो गया था, अब जो है रियल पार्ट जीरो हो रहा है। तो साइन एच अल्फा/2 कॉस बीटा/2 जीरो हो जाएगा। और ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट कॉस एच अल्फा/2 साइन बीटा/2 वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किए हुए हैं। अब वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए तो हम लोग अल्फा इक्वल टू जीरो कर देंगे और बीटा इक्वल टू पाई। दोनों ही कंडीशन में जो है दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अल्फा अगर जीरो बैठाएंगे तो साइन जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अल्फा अगर यहाँ जीरो बैठाएंगे तो कॉस जीरो जो है 1 होता है, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया कि ये जो है दिस इक्वेशन नंबर 16 इज नॉट इक्वल टू जीरो। फाइन। सिमिलरली बीटा इक्वल टू पाई बिठाते हैं तो सेम हो जाएगा कि दिस इक्वेशन विल बी जीरो, इक्वेशन ऑफ 15 विल बी जीरो बट इक्वेशन 16 विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो अल्फा जब जीरो है, अगर जीरो कर देते हैं तो फिर इक्वेशन 15 से हम लिख सकते हैं कि अल्फा अगर हम कहते हैं जीरो है तो इक्वेशन 15 से साइन एच अल्फा/2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इक्वेशन 16 से जो हम लिख सकते हैं कि साइन बीटा/2, ये वाला तो अल्फा जीरो है तो साइन कॉस एच अल्फा/2 जो है वो 1 हो जा रहा है, तो साइन बीटा/2 बस बच रहा है। तो साइन बीटा/2 इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है? रूट ओवर Z1/4Z2। तो यहाँ से हम लोग जो है बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बीटा इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स रूट ओवर Z1/4Z2 हम लोग आगे निकालेंगे। और ये क्योंकि साइन का वैल्यू है तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और क्योंकि ये जो है Z1/4Z2 जो है वो नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि इट मस्ट बी लेस देन 1 होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है। तो जो है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 1 हो जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली क्योंकि Z1/4Z2 जो है नेगेटिव है तो इसका वैल्यू जो है जरूर जो है वो क्या हो जाएगा? फिर इसका वैल्यू जो है हम लोग क्या करेंगे कि ये Z1/4Z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और जो है वो ये नेगेटिव हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, अब पास बैंड, अगर पास बैंड में हम कहते हैं जीरो एटेन्यूएशन, पास बैंड मतलब जीरो एटेन्यूएशन होना चाहिए। तो यहाँ अल्फा जीरो है तो ऑब्वियसली ये पास बैंड का काम करेगा। और एटेन्यूएशन जीरो होना मतलब हो रहा है कि -1 लेस देन Z1/Z2। इसका मतलब ये जीरो और -1 के बीच में रह रहा है। Z1/4Z2 जो है वो जीरो और -1 के बीच में रह रहा है, तभी जो है ये साइन बीटा/2 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 होता है। और Z1/4Z2 क्योंकि नेगेटिव है तो इसका वैल्यू जो है जीरो और -1 के रेंज में रहेगा। तो ये जीरो और -1 के रेंज में रहेगा तो ये पास बैंड का काम करेगा। क्यों पास बैंड का काम करेगा? क्योंकि यहाँ पर एटेन्यूएशन जो है जीरो हो रहा है, और जो है एटेन्यूएशन जीरो हो रहा है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। बीटा का वैल्यू कितना हो रहा है? ये रहा, बीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स रूट ओवर Z1/4Z2 जब अल्फा इक्वल टू जीरो हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? बीटा इक्वल टू पाई। बीटा जब पाई होगा तब, जब बीटा पाई हो जाएगा तो कॉस बीटा/2 जीरो हो जाएगा। कॉस बीटा/2 जीरो हो जाएगा, साइन बीटा/2 इक्वल टू +-1 हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो जब साइन बीटा/2 इक्वल +-1 होगा, ये रहा साइन बीटा/2 +-1 हो जाएगा, तो कॉस एच अल्फा/2 जो है वो क्या होगा? बचेगा। तो कॉस एच अल्फा/2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा रूट ओवर Z1/4Z2। तो सिर्फ पहले जैसा ही
जब cos h अल्फा बाई 2 जो है उसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। cos h अल्फा बाई 2 का क्या होगा, ये तभी सॉल्यूशन देगा जब 1 होगा। और ये वैलिड कब है, जब Z1/4 Z2 जो है वो क्या है, नेगेटिव है। एंड द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी, जब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा, मैक्सिमम जो है ये मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू यूनिटी होगा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये कंडीशन ऑफ स्टॉप बैंड हो जा रहा है। क्यों कंडीशन ऑफ स्टॉप बैंड हो रहा है, सिंस जो है यहाँ पर अल्फा 0 नहीं है। पहले जो है जब हम अल्फा 0 कर रहे थे पहले वाले कंडीशन में, मतलब इस कंडीशन में अल्फा 0 हो रहा था, तो ये पास बैंड का कंडीशन था। लेकिन यहाँ पर अल्फा 0 नहीं है, यहाँ पर अल्फा 0 नहीं है, तो ये क्या हो रहा है, स्टॉप बैंड का कंडीशन है। और स्टॉप बैंड का कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये, क्योंकि जो है ये Z1/4 Z2 जो है वो क्या है, नेगेटिव होना चाहिए। इसका रेंज फिर क्या हो जाएगा, फिर -∞ से -1 के बीच में हो जाएगा Z1/4 Z2। और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू 2 cos h इनवर्स Z1/4 Z2। तो ये सारी इक्वेशन हमें ये पता चला कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग लिमिट Z1 एंड Z2 के अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग को फिल्टर, अलग अलग डिजाइन की फिल्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो Z1 and Z2 are made up of different types of reactants and combination of reactants so that the frequency changes. The filter may pass from one case to another. जब केस A में केस A and 2 of B are attenuation band. See, B का जो है ये 2, ये क्या attenuation band हो रहा है, क्यों, इसमें अल्फा 0 नहीं है, attenuation band है। एंड केस A में क्या था, रियल था, A में रियल था, तो यहाँ पर अल्फा 0 नहीं था, यहाँ पर mod of Z1/Z2 रियल था, ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर भी अल्फा 0 नहीं था। तो यहाँ पर जब हम लोग Z1 and Z2 are both same having the same reactance, that is it is having a real value, जब mod of Z1/4 Z2 रियल वैल्यू हो रहा है तो हमारा ये एटेन्यूएशन बैंड हो रहा है। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब जो है ये कंडीशन जब हो रहा है कि -1 से -∞ के बीच में Z1/4 Z2 रह रहा है, तब भी जो है क्या कर रहा है, ये स्टॉप बैंड का काम कर रहा है। लेकिन जब अल्फा इक्वल टू 0, केस 1 में क्या हो रहा है, अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा है, तब क्या हो रहा है, जब 0 और -1 के बीच में Z1/4 Z2 रह रहा है तो हमारा अल्फा 0 है, दैट इज इट इज द पास बैंड। तो हमें जो है अलग अलग बैंड मिल जा रहा है Z1 एंड Z2 के लिए। एंड दिस पास बैंड एंड स्टॉप बैंड विल मेक द एक्चुअली द फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक जो है यही पास बैंड और स्टॉप बैंड डिजाइन करेगा। एंड पास बैंड और स्टॉप बैंड का जो सेपरेशन होगा, द लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पास बैंड एंड द स्टॉप बैंड, वो क्या हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी विच सेपरेट्स द एटेन्यूएशन बैंड फ्रॉम द पास बैंड और वाइस वर्सा, दैट इज फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड और स्टॉप बैंड टू पास बैंड इज कॉल्ड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, FC कहते हैं या नॉमिनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मतलब हो रहा है Z0 रियल है, कहाँ, पास बैंड में, पास बैंड में Z0 रियल था, पास बैंड में एटेन्यूएशन 0 था, तो Z0 इज रियल इन द पास बैंड एंड फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इमेजिनरी हो जा रहा है, इमेजिनरी इन द एटेन्यूएशन बैंड। तो ये Z0 का कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर ऑब्जेक्टिव में जो है ये क्वेश्चन रहे कि Z0 दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का कैसा जो है कैरेक्टर रहता है पास बैंड एंड स्टॉप बैंड में, तो हम लोग कह सकते हैं कि Z0 विल बी रियल इन द पास बैंड एंड इमेजिनरी इन द एटेन्यूएशन बैंड, एंड FC इज द फ्रीक्वेंसी एट विच Z0 चेंजेस फ्रॉम रियल टू इमेजिनरी। इसका मतलब है Z1/4 Z2 इक्वल टू 0 था, जब हमारा अल्फा इक्वल टू 0 हमें मिला था, तो Z1/4 Z2 इक्वल टू 0, दैट इज Z1 इक्वल टू Z2 एक हमें जो है कंडीशन मिला, जहां पर हमें जो है क्या हो रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। और एक कंडीशन क्या था, Z1/4 Z2 इक्वल टू -1, दैट इज Z1/4 Z2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस and by following the function of the attenuation band and the pass band, हम लोग अगले लेक्चर में जो है वो फिल्टर डिजाइन करेंगे, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर एंड बैंड स्टॉप फिल्टर। ओके, so enjoy learning. Thank you. Please do like, comment, share and subscribe. Thank you.